फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल करियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जो कि अपना बायो का पहला चैप्टर होगा। और इसी तरह से क्लास 11th के लिए प्लेलिस्ट बनना शुरू हो गया। आज हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं, उसके बाद फिर इसका मैक्सिमम 2 पार्ट या 3 पार्ट बनेगा। अगर मैं क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँ तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लोग करना चाहें तो आप कमेंट में बताइए, तो उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो जस्ट 2 पार्ट के बाद बन जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये 2 पार्ट में तो फिनिश हो जाएगा, और हर एक पार्ट में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप। आप लोग उसको बनाइएगा साथ ही साथ, और उसके बाद फिर अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड से। तो ये बेसिकली ये पूरा थ्योरी थ्योरी है, ठीक। इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा है नहीं। जो हम लोग 10th और 9th में पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी को एक बार रिवाइज करना है। इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा टर्म आपको जानने के लिए मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगर आप स्कूल्स वगैरह में एग्जाम देंगे तो बेसिकली जो इंटरनल्स होते हैं उसमें इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग को लिखना आना चाहिए, फ्रेम करना आना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखिए टॉपिक को और एग्जांपल्स वगैरह दीजिए। आपको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नेम होता है वो पता होना चाहिए मैक्सिमम का। अगर इसमें दिक्कत आ रहा है, किसी को साइंटिफिक नेम्स नहीं पता है कुछ, तो उसके लिए भी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ भी जाइए, आपको वहाँ से प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट के नाम, किसने क्या खोजा एंड ऑल। तो वो आपके सिलेबस में इंक्लूड तो है नहीं, तो ये अलग से आपको पीडीएफ वही टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाइए और नोट्स ले लीजिए। तो चीज़ों को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा व्हाट इज लिविंग, लिविंग किसको कहते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग इंक्लूड तो करते हैं लेकिन वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, कैसे नहीं होता है वो भी देखेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हम लोग के लिविंग वर्ल्ड मतलब अर्थ पे कितना डाइवर्स है हम लोग का अर्थ, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है, बहुत सारा प्लांट्स है, बहुत सारा एनिमल्स है। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं बोल दूं कि आपके अगल बगल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके शहर में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके आप साइंटिफिक नाम लिख के आएंगे तो आपसे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ईच एंड एवरी टाइप के प्लांट्स होंगे, हर्ब्स होंगे, सर्ब्स होंगे। तो सबके बायोलॉजिकल नाम लिखना लिटरली मतलब एक शहर के अंदर इम्पॉसिबल है आपके लिए। और अगर आप एक शहर का नहीं लिख सकते तो सोचिए स्टेट का, और उसके बाद फिर देश का। दुनिया में कितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो सबको स्टडी करना जरूरी है, सबके बारे में जानना जरूरी है। कैसे हम लोग जानते हैं सबको, कैसे हम लोग उन सबको, इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म लिटरली पॉसिबल नहीं है कि सबको एक एक करके हम लोग पढ़ें। तो उसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, कैसे करते हैं नहीं करते हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी दो टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आज का लेक्चर समाप्त होगा। चलिए चीजों को शुरू करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोग को कुछ अगर इसमें इंक्लूड मतलब क्वेश्चंस वगैरह और चाहिए, या फिर बेटर एक्सप्लेनेशन थ्रू पिक्चर्स एंड ऑल चाहिए, तो उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिविंग क्या है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। आप इसमें इसका नोट्स बना लीजिए और ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए। इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है कि आपको बहुत लॉजिक लगेगा, बस इसमें थ्योरी थ्योरी है। आप सुनिए, आपको हो जाएगा, ठीक ना। और इसको लिखना आना चाहिए, जो आप सुन रहे हैं उसको आप इंग्लिश में लिख पाए पेपर में, बस आपका ये चैप्टर सॉर्टेड है। तो लाइफ क्या है? लाइफ एक यूनिक और कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल किससे बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल किससे बना होता है? सेल से बना हुआ होता है, ठीक। तो सेल्स का, मॉलिक्यूल्स का एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। कोई सेल, अगर कोई पार्ट आपके बॉडी का अगर डैमेज हो गया, ठीक, तो वो आपको कैसे बताया कि भाई चोट लग गया है?
आपको दर्द करेगा, पेन होगा, पेन फील होगा। अगर इंटरनल कोई दिक्कत चल रहा है तो आपको फीवर आ जाता है। फीवर क्या है? सिम्टम्स है। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर सिम्टम है कि आपके शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक ना? तो उसी तरह से ये केमिकल रिएक्शन से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सेल्स या मॉलिक्यूल जो हम लोग के बॉडी के अंदर है, वो केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं, ठीक। और वो केमिकल रिएक्शन से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि भूख लगा है तो केमिकल रिएक्शन हुआ, आपको लगा कि अरे यार भूख लग गया, चलो खाना खाते हैं। प्यास लगा तो उसके लिए भी केमिकल रिएक्शन होगा। चोट लगा, दर्द हुआ तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शन होते होते हम आपके बॉडी में जितने भी सेल्स या मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन का जो नतीजा होता है वो क्या होता है? अब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर तो आप बढ़ रहे हैं, आपका फिजिकल मेंटल दोनों ग्रोथ हो रहा है। आपको पहले बोर्ड मास नहीं आता होगा, जब आप 1 या 2 साल के बच्चे होंगे आपको बोर्ड मास नहीं आता, अभी तो आता है। यानी कि आप मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं और आप फिजिकली भी ग्रो कर रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होता है। ग्रोथ जो होता है वो एक लीनियर क्या बोलते हैं प्रोसेस होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत क्या बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल होता है। आप डेवलप करते हैं अपने फिजिकल स्टेटस के हिसाब से, माइंड भी आपका डेवलप करता है किसी किसी फैक्टर में। किसी का अभी कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है लेकिन उसका लॉजिक बहुत अच्छा होगा, उसको मैथ्स में हो सकता है ज़्यादा समझ में आता होगा उसको मैथ। अगर मैथ ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो आपका फिजिक्स अच्छा होगा, क्या? तो इसी तरह से डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, जो ग्रोथ होता है वो लीनियर नेचर शो करता है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि आप रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आपको टीचर मार दे या फिर कुछ बोल दे बुरा भला, तो आप रिस्पॉन्स करते हैं, आपको बुरा लगता है, ठीक ना? अगर कोई आए आपको एकदम एक खींच के चमाटा देके चले जाए और आप ऐसे ही एज इट इज खड़े हैं, तो यानी कि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप लिविंग ही नहीं है, ठीक। मान लीजिए बचपन में होता था कि दो भाई या बहन है आपस में, तो मजाक मस्ती में हम लोग ना एक का हाथ गरम किसी चीज पे टच करवाते, तो आपका रिफ्लेक्स क्या करता था? तुरंत हट जाता था हाथ, तुरंत आप हटा लेते थे। वो क्या है? वो भी एक रिस्पॉन्स है। अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाइए भाई साहब, आपको कोई ना कोई दिक्कत है। अगर आपको गरम ठंडा वगैरह महसूस नहीं हो रहा अपने हाथ में, तो ये भी एक बीमारी है, ठीक ना? तो इसको हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। एडेप्टेशन। अब अर्थ के किसी पार्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान नहीं है, इवन दो कि अंटार्कटिका तक में इंसान है। वहां पे रिसर्चर्स हैं जो कि वहां पे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वहां पे तो है, अडेप्ट कर चुके हैं अपने आप को, ठीक। ठंडा से ठंडा जगह पे और गर्म से गर्म जगह पे इंसान है, तो यानी कि हम लोग अडेप्ट करते हैं अपने आप को। और अडेप्टेशन जो होता है वो सडन नहीं होता है, उसके लिए जनरेशन लगता है। अब अचानक से कोई गया टुंड्रा रीजन में, बहुत ठंडा रीजन में गर्म से उठ के, तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक ना, इतना जल्दी। लेकिन वहां पे जो रह रहा है वो वहां पे सरवाइव कर सकता है। तो हम लोग में एडेप्टिव फीचर्स तो है, और एडेप्टिव फीचर्स कहाँ से आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन भी एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जरूरी फीचर नहीं है, ठीक ना? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आप लिविंग है तो आप रिप्रोडक्शन करिएगा ही, ठीक। तो रिप्रोडक्शन एक फीचर तो है। मोस्ट ऑफ 90% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एक्सेप्शंस है, ठीक। एक्सेप्शंस है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। एक्सेप्शंस है जो कि लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक ना? आप अपने आसपास भी देख सकते हैं वैसे लोगों को। तो आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करते हैं। अब उनका ग्रोथ अलग होता है और लिविंग थिंग का ग्रोथ अलग होता है, हम लोग बात करेंगे इस पे अभी, ठीक। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है, ठीक ना? प्रोटीन आपके शरीर में लग रहा है, ठीक। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शसनेस जो है, इंटरेक्शन जो है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी
कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो एक या एक से ज्यादा सेल का बना हुआ होगा। बिना सेल का कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। आप नाम बता दीजिए जो कि बिना सेल का होता है। या तो सेल का टाइप हो सकता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, कोई किसी टाइप का सेल हो सकता है, लेकिन सेल तो होगा। ठीक ना, बिना सेल का कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। एक सेल के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है। हम लोग अभी साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। उसके बाद फिर कॉन्सियसनेस होना चाहिए। ठीक, वो चेत अवस्था में होना चाहिए। चेत अवस्था मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि अपने अगल बगल क्या हो रहा है। ठीक ना, उसको इन्वायरमेंट से थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर कोई अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट से तो वो भी अपने मेंटल स्थिति में, मतलब उसका मेंटल स्थिति थोड़ा सा खराब है। समझे? यहाँ तक क्लियर है? अपन आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। ठीक, ध्यान से समझिए इस चीज को। और आपको अगर पूछा जाए ये स्कूल स्कूल एग्जाम में, तो ऐसे ही बना के आना है। ठीक ना, स्टार्ट मत करना सेल से, क्योंकि सेल भी बना हुआ होता है किसी न किसी आइटम से। समझे? तो इसको अगर आप सेल से भी स्टार्ट करते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अब आप 11th में आ चुके हो, अब आप बच्चे नहीं रहे। बचपन से पढ़ रहे हैं सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। अरे उससे थोड़ा सा ऊपर उठना है। ठीक ना, उसको बहुत अच्छे से देखना है कि कैसे हम लोग जब हायरार्की में ऊपर से नीचे आते हैं तो काम करता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो कैसे काम करता है। तो कोई भी जो सेल होता है, सेल तक तो पता ही है सबको। कोई भी जो सेल होता है, सेल कंपाउंड से बना हुआ होता है। कंपाउंड एटम से। एटम का 3 पार्ट होता है, आपको पता है, ये 9th में पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। ठीक ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस में होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, अब इसी हायरार्की में आप देखें, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो घटते जाएगा, कम कॉम्प्लेक्स होते जाएगा सामान। जैसे कि टिश्यू जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है किससे? सेल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। टिश्यू सेल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल, ऑर्गेनाइज सेल, रिलेटेड सेल ही तो टिश्यू बनाता है। ठीक, तो जैसे ही आप लोग नीचे से ऊपर जाइएगा तो साइज भी छोटा होते जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगा। और उसी का जस्ट उल्टा, जब आप ऊपर से नीचे आइएगा इस हायरार्की में, तो साइज भी बढ़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड तक आके रुक जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग में सेल नहीं होता, या तो वो कंपाउंड्स होते हैं या मिक्सचर होते हैं। ठीक ना, उसमें और कुछ नहीं होता। लेकिन लिविंग थिंग, अब इसका एक्सटेंशन होता है। अब लिविंग थिंग में कंपाउंड के बाद क्या बनता है? सेल बनता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना के मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं अपन। ठीक ना, तो इसीलिए अब यहाँ से देखिए, सेल के बाद एक लाइन यहाँ से यहाँ ऑर्गेनिज्म की तरफ आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी बना हुआ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेल से भी बना हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसमें ऑर्गन्स होना ही चाहिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, कितने सेल से बना होता है? एक सेल से बना हुआ होता है। इसीलिए ये एरो है, ये वाला एरो है। एक सेकंड वेट कीजिए आप लोग। चलिए, इसीलिए यहाँ पे एक एरो है। इतना दूर तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर बनता है ना इससे, तो ये तो पूछा जाता है, पता नहीं कितने बार पूछा गया। इंटरनल जो बोर्ड से आते हैं पेपर, उसमें भी ये रहता है, यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिक होते हैं? देखिए, हम आपको बताए तो थे कि ग्रोथ जो है वो ऐसे डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ना ग्रो करते हैं। क्रिस्टल को देख लीजिए, माउंटेन्स देख लीजिए, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन
तब आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों रखें, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर रहा है। आपका चार्जर, ठीक, चार्जर है, फोन है, वो ग्रो कर रहा है क्या? नहीं ना कर रहा है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको देख लीजिए, जो देख लीजिए, सब ग्रो करेंगे। ठीक, इतना तो ठीक है। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है, दो एक्सपेक्ट में ये ग्रो करता है। एक तो मास में, यानी कि अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाता है, ठीक। और एक नंबर में, यानी कि अपने ही जैसा बहुत सारा ये ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक। ये नंबर होता है और ये मास होता है। मास क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ होता है। और नंबर क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, ठीक। आपका वजन बढ़ गया, इट इज इंटरनल ग्रोथ। और आपका बेबी हुआ, इज एक्सटर्नल ग्रोथ, इट इज द ग्रोथ इन नंबर, ठीक। तो दो एक्सपेक्ट में ग्रोथ होता है, एक मास में, एक नंबर में। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, ठीक। सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। सब पढ़ेंगे अपन, ठीक ना। सब पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाले अलग से चैप्टर है आगे, उसमें ही पढ़ेंगे। घबराइए मत, सेल डिवीजन का बहुत अच्छे से हम लोग उस पर बहुत चर्चा करेंगे। तो अभी तो इतना याद रखिए कि ग्रोथ कैसे होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेल डिवीजन से होता है, ठीक। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस। अभी बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए, प्लांट और एनिमल दोनों में जो ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अलग अलग है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस होता है, पूरे जीवन भर वो ग्रो करता है, ठीक। मान लीजिए प्लांट के किसी ब्रांच को काट दिया जाए, वो अपने आप को हील कर लेता है, हो सकता है वहां से फिर से ब्रांच उग जाए। अब वही किसी इंसान का हाथ काट दिया जाए, क्या लगता है फिर से उग जाएगा? सवाल ही नहीं होता। नेचुरली तो एकदम नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग इससे क्या समझे कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि पूरे लाइफ चलता है प्लांट का ग्रोथ। लेकिन एनिमल का ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक चलता है, एक एज आने के बाद वो ग्रो करना बंद कर देता है। कौन? एनिमल, ठीक। और प्लांट जहां से ग्रो करता है उसको मेरिस्मेटिक एरिया कहते हैं। अब आप लोग याद कीजिए नाइन्थ का चैप्टर टिश्यू, उसमें प्लांट प्लांट टिश्यू में आप लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़े होंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अगर याद नहीं है तो अपन यहाँ पे भी हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो हिस्टोलॉजी में अपन देख लेंगे। नीट के लिए जब भी अपन वीडियो आने वाला है, नीट के लिए भी वीडियो आने वाला है, नीट स्पेशल, तो उसमें हम लोग इस हिस्टोलॉजी को थोड़ा सा खंगोलेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कभी कभार पुट किए जाते हैं। अब तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का बात। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक चीज का ग्रोथ नहीं हो पाता, वो है इंटरनल ग्रोथ, ठीक। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि माउंटेन्स हुआ, क्रिस्टल हुआ, ये सब ग्रो तो करता है, ग्रो तो करता है, नो डाउट ग्रो करता है, लेकिन सिमिलर मटेरियल ऐड होता है कहाँ? उनके आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे सिमिलर मटेरियल ऐड करने से उसका बस आउटर सरफेस यानी कि अपीयरेंस ग्रो होता है, वो इंटरनली ग्रो नहीं कर रहा, ठीक ना। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन ग्रोथ तो दोनों करता है, इसीलिए ग्रोथ जो होता है इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, याद रखना। अगर पूछा जाए तो लिखना है इसको भी, ठीक। रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के बारे में भी एक बात, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कैसे नहीं है? बात करते हैं इस पे। पहले तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि नया इंडिविजुअल आए प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से। अब प्री एग्जिस्टिंग क्यों सर? याद कीजिए, 10th में, सॉरी 9th में, सॉरी 9th में जब आप सेल पढ़ रहे हैं तो विर्चॉर साहब को पढ़े थे, रुडोल्फ विर्चॉर, ठीक ना। वो बोल के गए थे ओमनी सेलुला ई सेलुला, बोले थे जी। मतलब क्या होता है कि नो न्यू सेल, नो सॉरी एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी एक ऐसा सेल होगा, ठीक। कोई भी सेल अगर नया बन रहा है, पेरेंट से निकल रहा है डॉटर सेल, तो डॉटर सेल जो है वो पेरेंट सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो दुनिया में पहले से एक सेल है उसी से नया सेल बनेगा। हवा में सेल नहीं आ जाएगा नया, ठीक ना। ये रॉबर्ट विचो साहब बोल के गए थे, इसीलिए हम लोग प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट लिखते हैं, ठीक, प्रॉपर डेफिनेशन के लिए। अब देख लीजिए,
किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। मान लीजिए आप हैं, ठीक, आप पूरे जिंदगी भर रिप्रोडक्शन मत कीजिए, तो इसका मतलब क्या, मर जाइएगा? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं मरेंगे। किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर वही बात हम लोग करें स्पीसीज का, यानी कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत बड़े ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्पीसीज क्या होता है, घबराइए मत। तो स्पीसीज का बात करें हम लोग, स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सब कोई पूरे व पूरा ह्यूमन स्पीसीज रिप्रोडक्शन करना छोड़ दें, ठीक, एक टाइम आएगा हम लोग मर जाएंगे, ठीक, उसके बाद फिर आगे का जनरेशन कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक, एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, लेकिन एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बहुत छोटा सा बात है, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। न दो तो समझ में आ रहा होगा आप लोग के। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप सांस नहीं लीजिएगा तो आप डेफिनेटली मर जाइएगा। आप में डाइजेशन नहीं होगा तो आप मर जाइएगा। आप में अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा, इवन तो आप में अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो वो एक्सक्रीशन क्यों होता है? हम लोग के बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट करने के लिए होता है। अब टॉक्सिक सब्सटेंस एलिमिनेट नहीं होगा तो आपके शरीर के अंदर वो बकायदा जहर बनाएगा, पॉइजन बनाएगा, और आप अल्लाह को प्यारे हो जाइएगा। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी जिंदा रहिएगा। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है एसेंशियल नहीं है किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। इतना दूर तो समझ में आया होगा, ठीक। ये पूरा थ्योरी है, इसमें कोई साइंस नहीं है बकायदा, बहुत बड़ा साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे टर्म्स से आप पहले से ही फेमिलियर हैं, बस आप बात को सुनिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए, और नोट्स प्रॉपर बनाइए। अगर आपको लगता है कि याद रह जाएगा तो गलत है, आप, याद नहीं रहेगा। और अचानक से आपका सिलेबस भी बढ़ा है, ठीक ना, 10th का जो सिलेबस था और 11th का जो सिलेबस है, जमीन आसमान का फर्क है। 22 चैप्टर पढ़ने हैं आपने 11th में, ठीक ना। तो आपको लग रहा है कि पहला चैप्टर आपको याद रह जाएगा, इतना छोटा छोटा बात, तो भूल जाइए, नहीं याद रहेगा। नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक ना, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आप अपने बुक पे पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक, और एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, मतलब लाइन से पुट कर दिए जाते हैं। मेरे टाइम से मैंने जब एम्स का एग्जाम दिया था तो मतलब लाइन से उठा के क्वेश्चन पुट कर दिया गया था। तो एनसीईआरटी बहुत सही चीज़ है, एनसीईआरटी को आप फॉलो कीजिए। खासकर जब आप शुरू में किसी चैप्टर को नया नया पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी से पढ़िए। उसके बाद रेफरेंस बुक तो है ही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जैसा आप लोग को पता ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि दो, एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व रहता है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। क्या होता है गैमेट, सब आगे पढ़ने के लिए, ठीक ना। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो गैमेट मतलब स्पर्म ओवम, ठीक ना, सिंपल भाषा में। गैमेट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। एक ही पेरेंट से बच्चा आगे मतलब जन्मता है, मतलब आगे एक नया इंडिविजुअल आता है, ठीक, जिसको हम लोग सिस्टर सेल कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इससे जो प्रोजेनी या फिर नया एक बच्चा आता है, ऑफ स्प्रिंग, ठीक, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन आते हैं। यही वेरिएशन एडेप्टिव फीचर को लीड करता है। वेरिएशन नहीं आएगा तो एडेप्टिव फीचर नहीं होगा। अब वेरिएशन कैसे आता है? काइजमाटा का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तब होता है वेरिएशन। ये सब सारा चीज हम लोग को आगे पढ़ने के लिए, आप धैर्य रखिए, सब पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जितने भी, अगर आप ऐसे देखें ओवरऑल, जितने भी हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। म्यूल जो है, खच्चर, ठीक, म्यूल किसका हाइब्रिड है? घोड़ा और गधा का, ठीक ना। हॉर्स और डंकी का ये हाइब्रिड है। तो इसीलिए ये ना सेटाइल होता है, मतलब कि स्ट्राइल होता है, मतलब कि ये नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते ही नहीं।
तो इसका मतलब ये जिंदा नहीं है, लिविंग तो कहलाने लायक नहीं है। नहीं, ये लिविंग है। इवन दो कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये लिविंग है। तो इसीलिए इसी सब एक्सेप्शन के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन को भी ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। कुछ कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। वर्कर भी जो है, जो कि कोई कोई वर्कर भी क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, मतलब कि नहीं रिप्रोडक्शन करने के लिए वो कैपेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे ह्यूमंस भी ऐसे हैं हम लोग के साथ में ही, मतलब ह्यूमंस ऐसे हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो उनको बेबी नहीं होता है, तो उनके लिए अलग से कॉन्सेप्ट सब आया हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का ये ऑप्शन है उनके पास, ठीक ना। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ह्यूमंस हैं अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो लिविंग नहीं है, लिविंग तो है, ठीक ना। ये सब ऐसा एक्सेप्शन है जिससे कि हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं। तो भाई साहब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या, ठीक। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो खासकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक ना। मोस्ट ऑफ केस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक। चलिए तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या होता है ये? टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं अपन। टेंथ में तो नाम सुना ही होगा किसी ने, मतलब एटलीस्ट नाम तो सुना होगा। हाँ, चलिए तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो सारे केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपके शरीर में हो रहे हैं, सबको कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। अरे बायोकेमिकल रिएक्शन सर, ये क्या हो गया? अरे रिएक्शन जैसे कि कुछ नया बनना, कैसे सर समझाए, एक्सप्लेन कीजिए सर। अरे कर रहे हैं, देखो होता ये है कि हम लोग के शरीर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है, केमिकल रिएक्शन होते रहता है। जैसे कि डाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है सिंपलर फॉर्म में टूटता है, कुछ नया तो बनता है ना। जब आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर होता है उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड हम लोग में बनता है टूट के, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो अंदर जाके पॉलीसेकेराइड बनता है, उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। तो पॉलीसेकेराइड कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन से बनता है, ऑब्वियसली वो टूट रहा है, ठीक। बिल्कुल, तो यही सब केमिकल रिएक्शन, रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद फिर बहुत सारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक। हम लोग को जो स्टिमुलेशन मिलता है कि भूख लगा है, चोट लगा, सब चीज केमिकल रिएक्शन से होता है। तो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है वो खासकर सेल के अंदर होता है, ठीक ना, सेलुलर लेवल पे होता है ये, ठीक। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे भी होता है, ठीक, लेकिन मोस्टली सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक। तो इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आया ये बात? आगे देखते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो टाइप का, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ये सब पढ़ा हुआ है अपना, ठीक ना, बस ये है आपके सिलेबस में फिर से, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक। इसको आप, हम तो मान के चल रहे हैं आप लोगों को पता हो गई है, ठीक। आगे चलते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या क्या होता है? पहले एनाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। एनाबॉलिक एक्टिविटी का करने का मतलब है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, ठीक, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है, किसी किसी चीज को मिला के कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। आप लोग को याद तो होगा ही इतना, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक ना, करना ही है। तो एनाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन जब भी होगा तो एक बड़ा सा मास, छोटा छोटा मास को जोड़ के एक बड़ा सा मास बनेगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, बड़ा सा मास है उसको छोटा मास में तोड़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड में तोड़ेंगे, ठीक। प्रोटीन है उसको हम लोग एमिनो एसिड में तोड़ेंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं, छोटा मास में तोड़ रहे हैं, बड़ा मास को छोटा मास में तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक ना।
ये हो गया अपना एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। कॉन्शसनेस क्या होता है? कॉन्शसनेस क्या होता है, मतलब कि आप अपने इन्वायरमेंट के थोड़ा सा टच में रहे, आपके अगल बगल क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता रहे, ठीक ना। आप आप पार्क में जा रहे हैं, आपको उड़ता हुआ एक बॉल आके लग गया, आप रिएक्ट तो करोगे कि अरे यार कौन मारा, एटलीस्ट इतना तो होगा, ठीक ना। इसी को आपको कॉन्शसनेस कहते हैं कि आप किसी को अगर स्टिमुलेट करो। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है, ये स्टिमुलेट करने का मतलब, ये स्टिमुलेशन जो है ना बहुत बार आएगा। बायो अगर आप लोग शुरू किए हैं तो बार बार ये वर्ड आएगा। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है पता है? जगाना, बोलना अरे भाई क्या कर रहा है, ऐसे हिला के, मतलब किसी को आप बोलते ना, अरे भाई सुनो, इसको कहते हैं स्टिमुलेट करना। आप सोए हुए हैं, आपको मम्मी आई, जोर से हिला के जगा दी, अरे बेटा उठो टाइम हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन कहते हैं। तो अगर आपका एक्सटर्नल स्टिमुलेशन है, ठीक, बाहर से कोई आपको बोले अरे भाई कहाँ जा रहा है, तो आप उसको रिस्पॉन्स कीजिएगा। रिस्पॉन्स कीजिए ना, अरे कहीं नहीं बस मार्केट जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन कहते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो होता है वो तीन टाइप का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक। कैसे बायोलॉजिकल होगा सर, कैसे केमिकल होगा, कैसे फिजिकल होगा? हाँ, अरे बिल्कुल होगा। फिजिकल कहने का मतलब कि आप चल रहे हैं, आप चलते चलते, एक एक ही एग्जांपल लेते हैं, इसमें तीनों आ जाता है। आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं आप, ठीक, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, करते करते आप थोड़ा सा रुके, आप थक गए तो यानी कि आपको फिजिकली आपको थकान हो गया, ठीक ना, चलो ठीक है। अब आपको क्रैम्प आने लगा, मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्यों आता है, कौन सा एसिड होता है, याद करो, लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से आता है। याद याद तो होगा इतना, ये बचपन में पढ़ा करते थे अपन, ये सब याद रखना है। तो केमिकल वहां पे यूज हुआ, लैक्टिक एसिड बना, क्रैम्प आने लगा, ठीक ना। अब आपको दर्द हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये तीनों टाइप का स्टिमुली आपको काम करेगा। तो आपको ये स्टिमुली काम कर रहा है, आपको स्टिमुलेट कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुली, तो आप रिएक्ट कर रहे हैं ना कि अरे यार दर्द कर रहा है, बहुत दर्द, तेज दर्द कर रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो आप रिएक्ट कर रहे हैं। ये रिएक्शन जो होता है ना, ये आपको लिविंग बनाता है, ठीक ना। इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पान क्या होता है, लाइफ स्पान के बारे में हम लोग को 12th में भी बात करना है, लेकिन अभी भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये डिफाइनिंग नेचर अभी भी होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पैदा हुआ है तो मरेगा ही, इतना बात तो सिंपल है, इतना बात तो पता ही है आपने, ठीक ना। अब लाइफ स्पान जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, कमेंट करके बताइए, ठीक। तो लाइफ स्पान जो होता है वो एक ही स्पेसीज का भी अलग अलग हो सकता है। अब इंसान है जो कि इंडिया में रह रहा है, इंडिया में जो भी ह्यूमंस रह रहे हैं ना, उनका लाइफ स्पान जो है एवरेज देखा जाए तो 60 to 65 है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, 60 to 65 है, ठीक, पूरे इंडिया में। अब कहीं कहीं ऐसा है कि लोग लोग ना जब तक सेंचुरी नहीं मारे तब तक वो मरते ही नहीं है, बड़े ढीठ है, सेंचुरी मार के जाएंगे। ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, बहुत सारे अर्थ के बहुत सारे कोनों, मतलब जगह पे ऐसा होता है कि बहुत कम लाइफ स्पान होता है, कोई किसी का कोई ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सब अलग अलग स्पेसीज है, नहीं, एक ही स्पेसीज है, वो भी ह्यूमंस, हम भी ह्यूमंस, ठीक, लेकिन अलग अलग वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, जियोलॉ सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, पीछे काम चल रहा है। तो अलग अलग वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन के हिसाब से हम लोग का लाइफ स्पैन अलग अलग हो जाता है, ठीक ना। तो ये 5 यूनिक फीचर है। इससे हम लोग को समझ में क्या आया, इससे हम लोग को समझ में ये आया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से ही रेप्लिकेट, अगर आपके शरीर में कोई कहीं पे कट जाए, ठीक ना, आप दवाई देते हैं, ठीक ना, दवाई देने के बाद क्या दवाई उसको ठीक करता है, नहीं, दवाई उसको बस स्टिमुलेट करता है, उसको हील आपका बॉडी खुद ही होता है,
ये जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि आपका वो जाके जो वैक्सीन है वो जाके लड़ेगा, बीमारी नहीं होने देगा, नहीं, बीमारी से बचाएगा आपको आपका शरीर, आपका अपना WBC। वो बस बीमारी के बारे में बताता है शरीर को जाके, भाई साहब ऐसा बीमारी है, ठीक ना, इसके लिए आप हथियार तैयार करो। तो हथियार कौन सा तैयार होता है? एंटीबॉडीज तैयार होता है, ठीक। एंटीबॉडीज तैयार है, अब आने दो, देख लेंगे। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि खुद से ही रेप्लिकेट करता है हम लोग के शरीर में अपना सेल, हम लोग को, हमको बोलना नहीं पड़ता है कि भाई रेप्लिकेट करो, ठीक, खुद ही रेप्लिकेट होता है, खुद ही इवॉल्व होता है, और खुद ही रेगुलेट करता है अपने आप को, ठीक ना। मान लीजिए कि अगर आपको भूख लग गया है और आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम को 10 मिनट के लिए आपको साइड करने में मजबूर कौन करता है? आपका दिमाग करता है कि भाई भूख लगा है, आप क्या कर रहे हो काम, चलो चल के खाते हैं, ठीक ना। ये कौन बोलता है? आपका दिमाग ही बोलता है ना कि हाँ चलो भाई खाते हैं, चलो, ठीक। तो आप वो काम छोड़ के वहां पर फिर खाने चल जाते हैं, तो वो सेल्फ रेगुलेशन होता है। इंटरेक्टिव होते हैं हम, ठीक ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, यानी कि इंटरेक्ट करते हैं अपने अपने आप से, अपने इन्वायरमेंट से, ठीक। अपने आप मतलब हम अपने अंदर भी बात करते हैं, अरे यार ये गलत हो गया, इसको ऐसे बनाना चाहिए था, अच्छा हम दोनों साइड लॉग लेके बनाते तो बन जाता। ये अपने आप में इंटरेक्ट करना हुआ। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों से बात बात करते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, कुछ शॉर्ट टॉक करते हैं, बहुत डीप टॉक करते हैं, तो वो भी एक इंटरेक्शन हुआ। तो ये सब अगर हो रहा है आपके साथ तो आप मुबारक हो, आप लिविंग है, ठीक ना। आगे चलते हैं, डाइवर्सिटी, आज का दूसरा टॉपिक, डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अपनी अर्थ में। आप अपने अगल बगल ही देखिए, देखिए, बकायदा देखिए, लिटरली देखिए अगल बगल, क्या क्या आपको दिख रहा है? पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कुत्ता दिख रहा होगा, बिल्ली दिख रहा होगा, हाउस फ्लाई दिख रहा होगा, एंट दिख रहा होगा, अपने जैसा होमोसेपियंस यानी कि इंसान, ह्यूमंस दिख रहे होंगे, ठीक। अगर आप खिड़की से बाहर निकालिएगा अपना चेहरा तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही दिख जाएंगे उड़ते हुए, इंसेक्ट से लेके एनिमल से लेके प्लांट से लेके ह्यूमंस तक, ठीक। तो बहुत सारा अलग अलग टाइप का आपको ये दिखता है, ऑर्गेनिज्म दिखता है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसका मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, एनाटॉमी अलग अलग है, साइज कलर सब कुछ अलग अलग है, उनका हैबिट अलग अलग है। कुत्ते को अगर आप देखिए, जो कि आवारा कुत्ता है, वो कच्चा मांस भी खा लेगा, लेकिन अपन कच्चा खा सकते हैं? नहीं खा सकते, हम लोग को पकाना पड़ेगा, ठीक। कच्चा कभी खाना ही नहीं, कच्चा खाने से बहुत सारी बीमारी हो जाता है, ठीक। उनका हैबिटेट्स भी अलग अलग है, हैबिट भी अलग अलग है। हैबिटेट और हैबिट दोनों अलग अलग बात है, पता है ना। हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं, और हैबिट मतलब जो वो करते हैं ना, सब कुछ अलग अलग है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म से मिलके हम लोग का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा अर्थ बना हुआ है। अर्थ में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्स कहने का मतलब बहुत अलग अलग, वैरायटी, वैरायटी स्टैंड्स फॉर डाइवर्स। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सनेस, यानी कि occurrence of variety of organism is often referred as biodiversity, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है, ठीक, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आप लोग को दिखता भी नहीं है। आप जो अकेले आपको लग रहा है बैठे हुए, नहीं, आप पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं, गुड बैड सब। और आजकल जो ये कोविड है वो तो एयरबॉर्न है, यानी कि बैड से भी घिरे हुए हैं। चलो, ठीक। तो करेंटली जो है वो 1.7 टू 1.8 नोन स्पीसीज है, ठीक। अभी ये नोन है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं जिनके बारे में हम लोग को पता नहीं है, ठीक ना। तो इतने सारे स्पीसीज के बारे में हम लोग को पता कैसे चला? 1.7 से 1.8 मिलियन, यहाँ पे मिलियन छूट गया है, 1.8 से 1.7 मिलियन, ठीक।
इतना मिलियन स्पेसीज हम लोग को पता है कि हाँ हम लोग खोज चुके हैं। ठीक, बहुत सारे स्पेसीज हम लोग और खोज रहे हैं। खासकर डीप सी में अगर हम लोग और डेप्थ में जा रहे हैं तो नया नया स्पेसीज मिल रहा है। बहुत सारे स्पेसीज का हम लोग को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि हाँ कंकाल वगैरह मिल रहे हैं कि हाँ कि ये हुआ करते थे, तो वो भी स्पेसीज में काउंट होंगे। कंकाल मिल रहा है तो स्पेसीज में काउंट होंगे। ठीक ना, ये सब नोन होते हैं अपन। बहुत सारे स्पेसीज जो हैं वो अभी तक ऐसे हैं जो कि हम लोग ने देखे भी नहीं है। ठीक, वो सब डिस्कवर्ड होने के लिए बाकी हैं। तो इन सब सारे स्पेसीज को पढ़ना पड़ता है। ठीक, इन सारे स्पेसीज के बारे में जानना पड़ता है। क्या पता कोई स्पेसीज पॉइजनस है, आपको नया नया मिला, आप उसको पेट करने लगे, अरे भाई साहब कितना क्यूट है, ले पॉइजनस था, हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, क्या ये हो जाएगा। तो हर एक स्पेसीज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक, हर एक स्पेसीज के बारे में हम लोग जानते कैसे हैं, पहले तो उनको नाम देते हैं। ठीक, बहुत सारा नाम देते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग के लोकल लैंग्वेज में हम लोग पहले नाम दे देते हैं। लोकल एरिया मतलब जैसे कि आप गांव में जाइए, गांव में लोकल लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो ना अलग अलग जानवर का ना लोकल में अलग अलग नाम देते हैं। ठीक, वही नाम जाके आप ब्रिटेन में जाके बोलिए, समझ में आएगा उनको? कुत्ता जाके बोलिए ब्रिटेन वाले को, समझ में आएगा? नहीं आएगा। हो सकता है डॉग आ जाए, कुत्ता तो नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट तो हैं वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं, और सबके नेटिव प्लेस पे उस ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग है। तो सबको सबका सिखाया जाए, इससे अच्छा कि एक कॉमन नाम रख दिया जाए उस ऑर्गेनिज्म का। अब यही कॉमन नाम जो रखा जाता है उस ऑर्गेनिज्म का फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। याद रखिए, ये अभी बहुत परेशान करेगा पूरे चैप्टर, ये नोमेनक्लेचर। अगर आपको साइंटिफिक नाम याद नहीं है, ठीक, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जरूरत है साइंटिफिक नाम के एक नोट्स का, पीडीएफ का, तो वो भी हो जाएगा। वो भी मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। चलिए, अब नोमेनक्लेचर का जरूरत क्यों पड़ता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब एक कॉमन नाम है, ठीक, एक कॉमन नाम है एक ऑर्गेनिज्म का, उस कॉमन नाम को सब जानते हैं। तो आके अगर हम उस सारे जन के सामने बोले ना कि अरे भाई कुत्ता दिखा है, तो सब समझ जाएंगे ना कि कुत्ता दिखा है, क्योंकि कुत्ता कॉमन नाम है। ठीक, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। ठीक, तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग को नोमेनक्लेचर का जरूरत पड़ता है। अब इसके लिए ना दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक नाम जो होता है वो असाइन करता है, वो सेट करता है कि हाँ ये वाला चीज इस पे होगा। कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मान लीजिए आपको मिला, ठीक, अब वो कौन से जीनस का है, कौन से फैमिली का है, कौन से ऑर्डर, कौन से क्लास का है, वो सब चीज डिफाइन करके उसका फिर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर रखा हो जाता है। मतलब कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रखा जाता है। दो नाम, दो फेज का नाम होता है। ठीक ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो पहला जो होता है आईसीबीएन। देखिए याद रखने का तरीका, बी फॉर बॉटनी, जेड फॉर जूलॉजी। बॉटनी स्टैंड फॉर प्लांट्स, जूलॉजी स्टैंड फॉर एनिमल्स। याद हो गया क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए होता है। और बॉटनी किसके लिए होता है? प्लांट के लिए होता है। तो बस, जो बॉटनी वाला है वो प्लांट को नाम देगा, जो जूलॉजी वाला है वो एनिमल को नाम देगा। ऑब्वियस होता है ये, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें दो पार्ट होता है। पहला होता है उसका जेनेरिक नेम, दूसरा होता है उसका स्पेसिफिक इफिटेट। ठीक, स्पेसिफिक इफिटेट यानी कि स्पेसीज का नाम, ठीक, और जेनेरिक नेम मतलब उसका जीनस का नाम। ऐसे आप लोग याद रखिए, ठीक ना, कॉमनली। लेकिन अगर आपको लिखने आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक ना? बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं फिर से माफी चाहता हूँ। ठीक, आ, ये जो कंपोनेंट होते हैं दो, ठीक, इनसे मिलके एक ऑर्गेनिज्म का नाम बनता है। ठीक, वो ऑर्गेनिज्म अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है। ठीक, ये जो दो कंपोनेंट वाला जो आइडिया था ना, ये कार्लस लिनियस का था। इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, आप लोग को याद होगा। ठीक, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कार्लस लिनियस को कहते हैं। ये उन्हीं का आइडिया था। और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं पता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल कहने का मतलब दो, नोमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नाम। ठीक, एग्जांपल लेते हैं।
मस्का डोमेस्टिका का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मस्का डोमेस्टिका जो होता है वो कॉमनली जो हम लोग को हाउस फ्लाई दिखता है ना उसके लिए यूज होता है, जहाँ पे ये मस्का जो है ये क्या होता है, जीनस होता है, डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज है। ठीक, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब रूल होता है कुछ कुछ नोमेनक्लेचर को पढ़ने का, लिखने का। ठीक, खासकर लिखने के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये बहुत सारे नोमेनक्लेचर जो होते हैं ना वो लैटिन से डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक, इटैलिक्स में लिखा रहता है। मैग्नीफेरा इंडिका को देखिए, यहाँ पे मैंने इटैलिक्स में लिखा है, टेरा, थोड़ा सा टिल्ट। ठीक, तो उसके अलावा जो पहला नाम होता है वो जीनस का होता है। दो कंपोनेंट होते हैं ना मैग्नीफेरा और इंडिका, पहला जो है मैग्नीफेरा वो क्या है, जीनस है, और दूसरा इंडिका क्या है, स्पेसीज है। ठीक, उसके बाद फिर जो हैंड रिटेन अगर हम लोग लिखे तो टिल्ट लिखना, इटैलिक लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग जब हैंड रिटेन लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, सेपरेटली अंडरलाइन, मैग्नीफेरा अलग, इंडिका अलग अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि लैटिन ओरिजिन का है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम लोग पहला कंपोनेंट लिखते हैं यानी जीनस लिखते हैं, जीनस को हम लोग, जीनस का पहला जो लेटर होता है उसको कैपिटल रखते हैं, और फिर जो स्पीसीज का पहला लेटर उसको स्मॉल रखते हैं। याद रखना है ये बात, ये 4th पॉइंट याद रखना है। ठीक, इटैलिक और कैपिटल स्मॉल। वैसे देखिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये रूल्स कभी कभार डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि क्या क्या रूल्स है, बताइए। तो ये 4 रूल्स दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। एक और रूल आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभार क्या होता है कि मैग्नीफेरा इंडिका के साथ साथ लास्ट में उसके ऑथर का नाम भी दे दिया जाता है। कौन इंट्रोड्यूस किया था मैग्नीफेरा इंडिका नाम, तो कार्लस लिनियस किए थे, तो इसीलिए लास्ट में उनको उनके ऑथर का नाम दे दिया गया लिन। ठीक, ये कभी कभार लिख दिया जाता है, कॉमनली नहीं लिखा जाता है लेकिन रेयरली यूज हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब इतना सारा स्पेसीज है, सबको आप एक एक करके पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा, तो हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक, कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनका कुछ कुछ कॉमन होगा। ठीक, अब एनिमल्स है, एनिमल में कुछ कॉमन है, प्लांट है, प्लांट में कुछ कॉमन है, तो एनिमल वाले को एक साइड रख दिए, प्लांट वाले को एक साइड रख दिए, क्लासिफाई कर दिया हम लोग। क्या, तो इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जिस प्रोसेस से क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कार्लस वॉन लिनियस। ठीक ना, तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल स्ट्रक्चर हो, सेल स्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, किसी भी बेसिस पे अगर आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। और एक ग्रुप में किसी ऑर्गेनिज्म को रखना ही क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन जो होता है वो स्टडी ऑफ ऑर्गेन, मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म के स्टडी को ना कन्वीनियंट बनाता है कि हम लोग, अच्छा ये सब कॉमन है, इस चार ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रखा हुआ है, तो किसी ना किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा हुआ होगा, तो वो प्रॉपर्टी चारों के लिए कॉमन है तो उसको नहीं पढ़ना, वो प्रॉपर्टी चारों के लिए कॉमन है, नहीं पढ़ना, अब उसके लिए अलग अलग क्या होगा वो पढ़ना है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं 5 सेकेंड में दूंगा। ठीक ना, तो 5 सेकेंड तक आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसका एग्जाम आंसर देने का कोशिश कीजिए, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ आउट ऑफ 5। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, या ऑल ऑफ दैम। चलिए, तो आंसर होगा इसका डी, यानी ऑल ऑफ द। बिल्कुल। जो फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सारा का सारा तो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होना चाहिए, रिएक्शन भी, उसमें इंटरेक्शन भी होना चाहिए, कॉन्सियसनेस होना चाहिए, इसी को हम लोग एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट भी कहते हैं, और फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो
होना ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट एंड डैश इन एनिमल्स कंटिन्यूअसली only up to certain age only up to certain age और continuously और never once और twice। देखिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, और उसमें अगर अम, ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कभी भी नेवर सेल डिवीजन तो होगा नहीं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना तो वो सेल डिवीजन होगा, उसमें उसमें ग्रोथ होगा, ठीक ना। तो ये सी का तो ऑप्शन ही नहीं उठता, ये सी वाला तो एकदम सीधे से गलत है, ठीक। आगे देखते हैं। चलिए आंसर बताइए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए। इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मैंने बताया था ग्रोथ में, और एनिमल्स में जो होता है वो सर्टेन एज तक होता है, तो ए इसका सही आंसर होगा। Multicellular organism dash refers to production of progeny processing features more or similar to those of parent। यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब एक प्रोजेनी को प्रोसेस करता है, जिसका कि जो प्रॉपर्टीज होता है, जिसका फीचर्स होता है, वो बहुत हद तक अपने पेरेंट के जैसा होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। Each category of taxonomic hierarchy refers to as a unit of, यानी कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका हर एक यूनिट किसको रेफर करता है? सोचिए इसमें से कौन सा वर्ड सुना हुआ लग रहा है? क्लासिफिकेशन। अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना टेक्सोनॉमी को, ठीक। अगर हम लोग आगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ेंगे उसमें और बेटर समझ में आएगा। सिस्टमैटिक रेफर्स, अच्छा ये वाला सेक्शन मेरे ख्याल से सिस्टमैटिक्स, बताइए किसको रेफर किया जाता है? चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। सिस्टमैटिक जो होता है ना, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जो जब रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इससे कैसे रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि टाइगर और लायन एक ही फैमिली से है, एक ही जीनस से भी है ऑब्वियसली, ठीक ना। एक ही जीनस से, कौन से जीनस से? पैंथरा जीनस से है, पैंथर जीनस से है। तो उनके रिलेशनशिप को जब हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे रिलेट कर करके पढ़ते हैं, एक ही फैमिली से ये सब ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमिक करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कैरियर पावर को। थैंक यू।